हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज जो अभी आपके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं, यह वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसका इंतज़ार कई दिनों से आप जो है कर रहे थे। वह था कि नई नियुक्ति नियमावली शिक्षकों की जो आई थी, यानी बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के आने के बाद सबको यह ज्ञात हो चुका था कि अब जो नई भर्ती होनी है, शिक्षकों की जो भर्ती होगी बिहार में, वह बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा लेकर के और बीपीएससी के माध्यम से ही बहाली होनी है। और जब से यह जो है स्पष्ट हो चुका था, उसी समय से शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार में थे कि आखिर बीपीएससी द्वारा कब इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। रोज़ अटकलें लगाई जा रही थी कि आज विज्ञापन जारी होगा, जल्द विज्ञापन जारी होगा, इस सप्ताह होगा, 2 से 3 दिन में होगा। तो अटकलें इसमें रोज़ लगाई जा रही थी, लेकिन सभी लोग इंतजार में थे कि क्या वास्तव में इतनी जल्दी विज्ञापन जारी कर दी जाएगी। तो बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उसी विज्ञापन को लेकर के आज का वीडियो मैं लेकर के आया हूं। तो यदि अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि शिक्षा एवं शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित तथा 7वें चरण की यह बीपीएससी से होने वाली बहाली से संबंधित एक एक अपडेट आप तक जो है सबसे पहले पहुंच पाए, और साथ ही यह बिहार विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी से संबंधित जो भी वीडियो मेरे द्वारा लाए जाएं उसकी जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो आज के वीडियो में हम लोग एक एक करके जो विज्ञापन जारी किया गया है आज बीपीएससी के द्वारा, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें है, और मुख्य बिंदुओं को हम लोग नोट आउट करेंगे कि कैसे इस विज्ञापन को समझना है, और समझने के बाद कैसे फॉर्म भरना है। तो जो फॉर्म भरना है, वह फॉर्म भरने की शुरुआत जो होगी वह 15 जून से होगी, और 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक आपको फॉर्म भरना है। यानी लगभग 1 महीने से भी कम समय दिया जा रहा है, जो 15 जून से शुरू होकर 12 जुलाई तक फॉर्म भरवाया जाएगा। तो विज्ञापन संख्या जो इसका 26/2023 है, इसके अंतर्गत बिहार विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461, जी हाँ, 1,70,461 टोटल जो है भर्ती होनी है, जिसमें 3 संवर्ग की बहाली होनी है, जो 1 से 5, 9 से 10 और 10+2 शिक्षकों की 3 संवर्ग की बहाली होनी है। फिलहाल 6 to 8 की बहाली की कोई चर्चा इस विज्ञापन में नहीं की गई है। तो 6 to 8 को छोड़कर बाकी तीनों संवर्ग का जो टोटल रिक्ति है वह है 1,70,461 पदों पर जो बहाली होनी है। इसका विज्ञापन में क्या क्या दिया गया है और इसके विज्ञापन में हमारे लिए क्या है, और कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या इसमें हमको मुख्य रूप से ध्यान देना है फॉर्म भरने में, और 15 जून से जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें क्या क्या हमको शर्तों को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राथमिक विद्यालय जो मूल कोटि के शिक्षक कहे जाते हैं, वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए जो टोटल रिक्ति है वह है 79,943 रिक्ति पर बहाली होनी है, जो 1 से 5 के संवर्ग के लिए बहाली होनी है। इसमें हम लोग कैटेगरी वाइज सीटों को नहीं देखेंगे, आगे इसके लिए अलग अलग जो है हर संवर्ग का कैटेगरी वाइज कितनी रिक्ति है, जिला वाइज कितनी रिक्ति है, इसको अलग से वीडियो मैं लेकर आऊँगा, उसको आप लोग पुनः देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। तो यह जो श्रेणी होगा एवं सेवा के अधीन जो वर्ग होगा, इसका नाम है विद्यालय अध्यापक, और यह अराजपत्रित यानी जो है सरकारी सेवक बिहार सरकार के होंगे। और जो वेतनमान होगा वह 1 to 5 के लिए 25,000 रुपया वेतनमान होगा, एवं अन्य अनुमान्य भत्ते जो राजकर्मियों को मिलते हैं वह भत्ते मिलेंगे, एवं साथ ही साथ अस्थायी एवं नई पेंशन योजना इसमें लागू होगी। और साथ ही साथ जो इसमें जो अवधि होती है, जो परीक्षा अवधि होती है वह 2 वर्षों की होगी, और 2 वर्षों में संतोषजनक सेवा आपकी नहीं पाई जाएगी तो इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। जो आमतौर पर अस्थायी नियुक्तियां होती हैं उसमें परीक्षा अवधि 2 वर्षों की रखी जाती है, जो इसमें भी है।
और आगे देखें तो जो दूसरा संवर्ग है वह है माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का, जो 9 से 10 के शिक्षक होंगे। इस बार इसका अलग कैटेगरी बनाया गया है। इसमें जो टोटल रिक्ति है वह है 32,916 कुल रिक्ति होनी है। इसका भी सभी विषयों का विषय वाइज और जिला वाइज और कोटि वाइज हम लोग फिर अलग से रिक्ति का वीडियो देख लेंगे। कुल रिक्ति अभी देखते हैं कि 32,916 रिक्ति पर बहाली होनी है। इसका जो श्रेणी है इसका भी वही श्रेणी है, विद्यालय अध्यापक और अराजपत्रित। और इसका जो वेतनमान रखा गया है वह मूल वेतन 31,000 रखा गया है। और अन्य जो भत्ते होते हैं, जो राजकर्मियों के भत्ते होते हैं, डीए मेडिकल इत्यादि जो होते हैं, एचआर इत्यादि, इस पर भी लागू होंगे। और नई पेंशन योजना अस्थाई इस पर भी लागू होगा। और साथ ही साथ जो इसमें भी परीक्षा अवधि होगी वह 2 वर्षों की होगी। तीसरा जो संवर्ग है जिसकी बहाली होने जा रही है वह है उच्च माध्यमिक विद्यालय, वर्ग 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए। इसमें भी जो है सभी विषय वाइज और आपको कोटि वाइज दिए गए हैं रिक्ति। आगे हम लोग इसका सेपरेट वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगा, जो आप देखिएगा कि जिला वाइज कितना, किस विषय में, किस कोटि में कितना रिक्ति है। अभी टोटल रिक्ति की बात करें तो 57,602 पदों पर बहाली हो रही है 11 से 12 के शिक्षकों के लिए। इसका भी जो नाम है वह है विद्यालय अध्यापक और राजपत्रित। और इसका जो वेतनमान है वह 32,000 रुपये प्रति माह। और अन्य राजकर्मियों के जो भत्ते होते हैं, डीए, एचआरए, मेडिकल इत्यादि जो होगा, जीपीएफ इत्यादि, सो इसमें भी आपको मिलेगा। और नई पेंशन योजना से आच्छादित होंगे। और इसमें भी जो परीक्षा अवधि होगी वह 2 वर्षों की होगी। अब हम लोग विज्ञापन से संबंधित मूल बातों को देखें तो प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार एवं आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से वेबसाइट के पर उपलब्ध है, जिसको हम लोग देख भी रहे हैं और आगे वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगा। विज्ञप्ति की जो रिक्ति की संख्या होती है वह घट बढ़ सकती है, सभी विज्ञापन में लिखा हुआ रहता है। और अभ्यर्थियों के संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक या एक से अधिक चरणों में भी हो सकता है। अब अहर्ता की बात कर लें तो विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए जो अनिवार्य अहर्ता रखी गई है वह है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। जी हाँ, जो आउट ऑफ बिहार के होंगे वे इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। यानी जो नियोजित शिक्षक भी दूसरे स्टेट के पहले से यहाँ बहाल हैं उनको भी इस परीक्षा में मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बिहार का स्थायी निवास इसमें मांगा जा रहा है। और जो फ्रेश कैंडिडेट भी बैठेंगे वो भी सिर्फ बिहार राज्य के ही बैठेंगे। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के गाइडलाइन के अनुसार, जो एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार आपकी जो योग्यता तय की जाती है शिक्षक के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के द्वारा, उसके अनुसार क्या चाहिए तो विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 1 से 5 के शिक्षकों के लिए जो चाहिए वह चाहिए आपको न्यूनतम 50% नंबर जो चाहिए इंटरमीडिएट में चाहिए। और साथ में डीएलएड चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, यानी इंटर में 50% नंबर और डीएलएड चाहिए। साथ में आपको जिनको छूट है 45% नंबर के साथ भी भर सकते हैं या 50% अंकों के साथ आपको इंटर, और आपको 4 वर्षीय जो है आपको बीएलएड किए होंगे वो भी भर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसमें आपको 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और बीएड किए होंगे उनको भी मौका दिया जा रहा है। बीएड वालों को भी 1 to 5 में मौका दिया जा रहा है, लेकिन उनके लिए शर्त रखा गया है कि यदि आप बीएड पर 1 to 5 का फॉर्म भरते हैं तो आपको 2 साल के भीतर में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। और यह अवकाश आपको सवैतनिक दिया जाएगा, लेकिन आपको 2 वर्ष के अंदर में पूरा करना होगा, तभी आप 1 to 5 में बहाल रह सकते हैं। तो यही इसमें दिया गया है कि 1 to 5 में क्या क्या योग्यता चाहिए। साथ में आपको 1 to 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50% अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की डिग्री चाहिए। उर्दू का भी वैसे ही दिया हुआ है, यानी आपको इंटरमीडिएट और 50% के साथ। और जो अगर आप आरक्षण कैटेगरी में आते हैं, यानी आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, तो आपको 5%
जो छूट दे होता है वो आपको इसमें मिलेगा। अब आप 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के योग्यता की बात करें तो इसमें आपको जो विषय या विषय समूह के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें आपको 50% नंबर के साथ स्नातक चाहिए अथवा स्नातकोत्तर हो, और साथ में NCTE से मान्यता प्राप्त आप B.Ed किए हुए हों संस्थान से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी जिनको छूट मिलता है वह 5% का छूट होता है, और आपको इसके साथ ही साथ आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से निर्दिष्ट समूह या विषय से आप B.Ed या B.Sc.Ed की 4 वर्षीय उपाधि धारण किए हों तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी कक्षा 9 से 10 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं ट्रेनिंग की योग्यता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5% छूट इसमें भी दे होगा। साथ ही साथ आपको 9 से 10 के अध्यापक के लिए 4 विषयों की जो बहाली होगी उसमें आपको क्या इन 4 विषयों में आपको क्या क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए उसको देख लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं माध्यमिक स्तर पर तो आपको ग्रेजुएशन स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय आप स्नातक स्तर पर पढ़े हुए हों, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो वो भी भर सकते हैं। यानी आप B.Tech भी किए हो तो आप गणित शिक्षक के पद पर फॉर्म भर सकते हैं। और आप विज्ञान शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में आप पढ़ाई किए हों, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक किए हों जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। उसके साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान के आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप स्नातक स्तर पर सहायक विषय या ऑनर्स विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल होना जरूरी है। यानी इन सब विषयों में से आपको 2 विषय चाहिए और उन 2 विषयों में से इतिहास या भूगोल एक विषय आपको ऑनर्स या सब्सिडरी के रूप में जरूर होना चाहिए। भाषा शिक्षक के लिए आपको माध्यमिक स्तर पर भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा के रूप में स्नातक स्तर पर पढ़ा होना जरूरी है। अब हम लोग 11 और 12 के विद्यालय अध्यापक की बात करें तो इसमें आपको 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और साथ में आप B.Ed हैं, NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से आप B.Ed किए हों और 50% नंबर के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी जो छूट मिलने वाला है वह सेम चीज़ है, इसमें भी छूट आपको मिलेगा और यह 5% का छूट मिलेगा। अब आप इसमें 10+2 के शिक्षक के लिए अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो फिजिक्स के लिए आप या तो फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट हों या इलेक्ट्रॉनिक्स से हों या अप्लाइड फिजिक्स हों या न्यूक्लियर फिजिक्स हों तो आप भर सकते हैं। यदि केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से आपको होना चाहिए। इकोनॉमिक्स से आपको करना है तो इकोनॉमिक्स आप किए हों या अप्लाइड इकोनॉमिक्स किए हों या बिजनेस इकोनॉमिक्स किए हों। कॉमर्स के लिए आप भर रहे हैं तो मास्टर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए और आपको होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ M.Com इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी, अगर इससे है तो नहीं होगा, आपको M.Com होना चाहिए। और बायोलॉजी से यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट जो है साइकोलॉजी, इन सब विषयों से आप ग्रेजुएशन है और किसी एक विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप भर सकते हैं। और मैथ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो तो आप 10+2 के शिक्षक बन सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक आप बनने जा रहे हैं तो कंप्यूटर के शिक्षक के लिए जो योग्यता रखी गई है इस विज्ञापन में वह रखा गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है आपको DOEACC यानी डोएक स्तर से A की डिग्री आपके पास हो और किसी अन्य विषय से आपको स्नातकोत्तर की उपाधि होना जरूरी है। और साथ ही साथ
उसके अलावा अगर इनमें से कोई भी आपके पास उपाधि है तो आप भर सकते हैं। इनके लिए भी अलग से एक स्पष्ट रूप से मैं वीडियो लेकर के आऊँगा कि कंप्यूटर और संगीत इत्यादि में क्या क्या योग्यता को मान्य किया गया है, और इसमें भी जो छूट मिलना है वह 5% का छूट मिलेगा। संगीत विषय से अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए संगीत शिक्षा में। और वाणिज्य संकाय विषय में आप वाणिज्य संकाय के 3 विषय क्रमशः जो ईपीएस होता है, इंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटेंसी एवं बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। और इस हेतु वाणिज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त तीनों में से किसी एक विषय में नियुक्त हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी आप कॉमर्स से स्टेट किए हैं तो आप तीनों में से कोई विषय के लिए आप 10+2 के शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं, यह आपको विकल्प दिया गया है। और विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो शैक्षणिक एवं जो है ट्रेनिंग प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित जो उपबंध है वह है कि केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और साथ ही केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जो आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र होगा वह मान्य होगा। और ट्रेनिंग के संदर्भ में देखें तो एनसीटी अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा एनसीटी अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से आप डिग्री लिए हो, अथवा वैसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां एनसीटी अधिनियम जो है लागू नहीं है उस जगह से भी आप किए हों, बीएड, डीएलएड इत्यादि आपका मान्य होगा। अब स्नातकोत्तर के समतुल्य डिग्री देखें तो उर्दू वालों के लिए जो फाजिल की डिग्री होती है वह जो है स्नातकोत्तर के समकक्ष होती है। संस्कृत के क्षेत्र में देखें तो इसमें आचार्य की जो डिग्री होती है वह स्नातकोत्तर के समकक्ष होती है। और स्नातक स्तर पर देखें तो आलिम की उपाधि जो होती है वह जो है ग्रेजुएशन के समकक्ष होती है। और संस्कृत के क्षेत्र में देखें तो जो शास्त्री की उपाधि होती है वह स्नातक के समतुल्य होती है। अब पात्रता परीक्षा की अगर बात कर लें कि क्या इसमें रखा गया है अर्हता, तो प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए आप सीटेट पेपर 1 में पास हों या बीटेट पेपर 1 में, दोनों में से कोई आपके पास है तो आप प्राथमिक शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही माध्यमिक शिक्षक के लिए चूंकि सेंट्रल स्तर पर कोई परीक्षा नहीं होती है माध्यमिक के लिए, इसलिए आप बिहार का जो स्टेट होता है उसमें पेपर 1 में पास हैं तो माध्यमिक के लिए, और उच्च माध्यमिक के लिए पेपर 2 में उत्तीर्ण हो तो आप भर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो नियोजित शिक्षकों को यह फॉर्म भरना है तो 2012 से पहले जो नियोजित शिक्षक बहाल हैं उनके लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है, वे दक्षता में उत्तीर्ण होंगे तो फॉर्म भर लेंगे। और जो 2012 के बाद के बहाल शिक्षक हैं उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य होगा। अब आगे यदि हम देखें तो कहा जा रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो और शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों और परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हों, यानी ऐसे कैंडिडेट जिनकी बीएड और डीएलएड इत्यादि की परीक्षाएं या तो हो गई हैं, रिजल्ट नहीं आया है, जैसे बीएड इत्यादि का कई यूनिवर्सिटी में परीक्षा हुआ है लेकिन अभी रिजल्ट लंबित है, या जिनकी परीक्षा भी अभी बाकी है और परीक्षा जो है का शेड्यूल आ चुका है, तो यदि वे 31/8/2023 यानी आप 31 अगस्त 2023 तक परीक्षा दे देंगे तो आप अभी ही फॉर्म भर सकते हैं। यानी ट्रेनिंग में एपियरिंग कैंडिडेट को भी फॉर्म भरने का इसमें मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे लगभग 50 से 60 हज़ार अभ्यर्थी थे बिहार में जो मांग कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट लंबित है या परीक्षा लंबित है तो हमको मौका दिया जाए। तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए उनको शामिल करने का जो है आदेश दिया है विज्ञापन में, और उनसे एक स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रमाण पत्र लिया जा रहा है कि आप 31/8/2023
2023 तक आपकी परीक्षा पूर्ण हो जाएगी। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपसे एडमिट कार्ड और मार्कशीट जब लिया जाएगा तो यह जांच किया जाएगा कि 31 अगस्त तक आपकी परीक्षा पूरी हुई थी कि नहीं हुई थी। अगर पूरी हुई होगी तभी आप बहाल हो सकते हैं, अन्यथा आप बहाल नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 to 5 के आपको शिक्षक बनना है और सीटेट पेपर 1 में आप पहले से क्वालिफाई कर गए हैं अपियरिंग के रूप में, और यदि परीक्षा आपकी नहीं हुई है तो 31/8/2023 तक यदि आप परीक्षा पूर्ण भी कर लेने वाले हैं तब भी जो 15 जून से यह फॉर्म भराने जा रहा है इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब उम्र की बात करें तो आयु सीमा जो रखी गई है वह आयु सीमा की गणना जो होगी वह 1/8/2023 को होगी, यानी 1 अगस्त को आपको अपनी आयु निकालनी होगी न्यूनतम या अधिकतम के लिए। तो 1 to 5 प्राथमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है और इनकी भी गणना 1/8/2023 को की जाएगी। और अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो हर संवर्ग के शिक्षकों के लिए जनरल पुरुष का 37 वर्ष और महिला का जो है जनरल महिला का 40 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की महिला इत्यादि के लिए भी 40 वर्ष और आपको अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष की आयु निर्धारित है और वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु सीमा में छूट की बात करें तो जो इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व में टीईटी पास हैं उनको 10 वर्ष का छूट दिया जा रहा है, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी ये स्टेट 2019 जिसका विज्ञापन संख्या 373/2019 था, यदि आप ये स्टेट 2019 पास हैं तो आपको जो छूट दिया जाएगा 10 वर्ष का वह 1/8/2019 को आधार मान के दिया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे जो कॉमर्स का स्टेट 2022 में हुआ है तो कॉमर्स के स्टेट 2022 में जो लोग उत्तीर्ण हुए होंगे जिसका विज्ञापन संख्या 1/2023 था उनका जो अधिकतम आयु सीमा का छूट का जो गणना किया जाएगा वह 1/8/2023 को ही किया जाएगा। साथ ही साथ जो स्टेट कंप्यूटर विज्ञान से दिए होंगे उनको 1/8/2019 को आधार मान करके 8 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप छूट का या अधिकतम आयु में छूट का जो आप दावा करेंगे उसके लिए आपको सक्षम अधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको जमा करना अनिवार्य होगा, तभी यह छूट आपको मिल पाएगी। अब चयन प्रक्रिया को देख लें। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर आपको इसमें चयन होना है और जो चयन होना है वह सिर्फ आपको इसको पीटी कह लें या एक ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा कह लें उसके आधार पर होगा। साक्षात्कार इत्यादि इसमें नहीं है, लेकिन एक ही परीक्षा के लिए 2 पेपर रखे गए हैं जिसमें पहला पेपर भाषा का है जो सभी को देना है। आप 1 to 5 के शिक्षक बनने वाले हो या 9 to 10 या आप 11 से 12 के शिक्षक बनने वाले हों, सबको भाषा की परीक्षा देनी है जो 100 प्रश्नों का होगा, जिसमें भाग 1 में 25 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे और भाग 2 में 75 प्रश्न हिंदी के होंगे, यानी 75 हिंदी और 25 अंग्रेजी, टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी जिसके लिए 2 घंटा समय मिलेगा और आपको हिंदी उर्दू बांग्ला में से किसी एक विषय को चुनना होगा और अंग्रेजी सभी के लिए अनिवार्य होगा। तो आपको अंग्रेजी या हिंदी दोनों मिला करके 100 अंक की जो परीक्षा होगी उसमें आपको न्यूनतम 30 नंबर लाना है और इसमें किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं की गई है, यानी यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा और आपको मेरिट इस पर नहीं बनेगा। इसमें आपको 30 से ऊपर नंबर ला लेना है तभी आपके मेन पेपर का मूल्यांकन होगा, यानी इसमें पास होना बहुत ही अनिवार्य है लेकिन मेरिट आपका इस पर नहीं बनेगा। और जो दूसरा पेपर होना है वह समान अध्ययन का होगा
उसमें प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए जो होगा वह 120 नंबर का ही होगा। जो पहले बताया गया था, बीपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया था उसके अनुसार 150 प्रश्न होने थे, लेकिन समय को लेकर के जो इसका विरोध हुआ था कि 120 मिनट में 150 प्रश्न दिए जा रहे हैं, जबकि हिंदी में 100 प्रश्नों के लिए ही 120 मिनट दिए जा रहे हैं। तो इसको आयोग ने घटाते हुए 30 प्रश्नों को घटा करके 120 प्रश्न ही आएंगे, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग, समान जागरूकता, करेंट अफेयर और समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है। इसको हम लोगों ने पहले भी देखा है, इसका वीडियो मैं लेकर के आया था, अगर नहीं देखे हो तो उसको देख सकते हैं। मैं लाया था कि तीनों संवर्ग की तैयारी कैसे करें और सिलेबस क्या है और कौन कौन किताब से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर विद्यालय अध्यापक सेक्शन को खोलकर वहां से आप देख सकते हैं। और 1 to 5 के लिए जो लेवल होगा परीक्षा का वह SCERT से संबंधित होगा, यानी SCERT का जो पाठ्यक्रम विद्यालयों में चलता है बिहार के, उसी का जो है पाठ्यक्रम होगा, लेकिन इसका स्तर होगा वह इंटरमीडिएट स्तर तक का होगा। और जो माध्यमिक के लिए बात करें तो हिंदी का तो इसमें ही भी देना है, यानी भाषा का हिंदी और अंग्रेजी का देना है 100 नंबर का, और साथ में जो दूसरा पेपर देना है, पहले 150 रखा गया था जिसमें 100 नंबर आपके विषय से था और 50 नंबर समान अध्ययन था, उसको घटा करके 120 कर दिया गया है। 2 घंटे समय मिलेगा और इसमें भी 2 भाग होंगे, जिसमें पहला भाग जो होगा वह होगा आपके विषय से संबंधित जो 80 नंबर का होगा। आप यानी हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, जिस भी विषय से फॉर्म भर रहे हैं उसका 80 प्रश्न और 40 प्रश्न जो होगा वह सामान्य अध्ययन का होगा, जिसके अंतर्गत जो है आपको प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से संबंधित होगा। और इसका जो पाठ्यक्रम होगा वह NCERT से संबंधित होगा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित होगा, लेकिन इसका जो स्तर होगा वह आपको ग्रेजुएशन स्तर का होगा। और साथ ही साथ आपको 10+2 का बात करें सिलेबस का, तो इसका भी पहले जो 150 रखा गया था उसको घटा के 120 किया गया है, जिसमें 80 आपके विषय से होंगे और 40 समान अध्ययन का होगा। इसका भी वही है, NCERT के पाठ्यक्रम से होगा। इसका लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का होगा और 80 प्रश्न आप जिस विषय से स्टेट पास हैं और आवेदन कर रहे हैं जिस विषय के लिए, उससे 80 प्रश्न और 40 प्रश्न जो रहेंगे वह आपको सामान्य अध्ययन से रहेंगे। और साथ ही साथ जो न्यूनतम कटऑफ है वह है जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 36.5%, EBC के लिए 34% और महिला, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति तथा दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम अर्हता होगा। इससे कम नंबर आता है तो आप जो है इस प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा भी आता है तब मेरिट बनेगा। यदि रिक्ति से अधिक लोगों को अधिक नंबर आ रहा है क्वालिफाइंग मार्क्स से, तब आपको मेरिट बनेगा, अन्यथा न्यूनतम नंबर तो आपको कम से कम चाहिए ही। आप किसी एक विषय का ही चयन कर सकते हैं +2 के शिक्षक के लिए, यानी आप ये स्टेट अगर 2 विषय 3 विषय से भी पास हैं तो आप उसमें से जिस विषय में आपको रिक्ति अच्छी लगे या जिसमें आपकी तैयारी अच्छी हो, आप उसी विषय से फॉर्म भरें, यानी किसी एक विषय से ही आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप एक से अधिक विषयों से भी ये स्टेट पास होंगे तो भी। साक्षात्कार की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मेधा सूची जो बनेगी तो इसमें मेधा सूची जो बनेगी वह औपबंधिक बनेगी और लिखित परीक्षा के प्राप्तांक पर बनेगा। यदि प्राप्तांक सेम होगा तो जिनका अधिक उम्र होगा उनको पहले मौका दिया जाएगा, और आपको नंबर भी सेम हो जाए, उम्र भी सेम हो जाए तो नाम के अल्फ़ाबेट के अनुसार जिनका पहले नाम आता होगा उनको मेरिट में जगह दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो फॉर्म भरना है उसमें अगर आप तीनों के लिए अर्हता रखते हैं या किसी 2 के लिए अर्हता रखते हैं तो आपको इसमें आवेदन जो भरना है उसमें आपको प्राथमिकता देना है कि आप किस संवर्ग को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि मेरिट किसी एक संवर्ग के लिए ही आपका बनेगा। इसलिए आप 9 to 10 के लिए या 10+2 के लिए जिसके लिए भी आपको बढ़िया तैयारी हो उसको 1 नंबर प्राथमिकता देंगे, और सेकेंड प्राथमिकता जिसमें आपको कम तैयारी हो सकती हो उसको देंगे, क्योंकि आपको मेरिट जो बनेगा किसी एक विषय पर ही आपका बनेगा, चाहे आप अर्हता
कई संवर्गों का भी रखते हो तब भी। उसके साथ ही जो आपको मेधाक्रम बनेगा वह बना करके जिलों को दिया जाएगा, और जिला आपके मेधाक्रम और स्कूलों में वर्तमान जो रिक्ति होगी उसके अनुसार आपको जो है उसमें मिलेगा। और जो जिला का आपको ऑप्शन देना है वह 3 जिले का ऑप्शन देना है आपको। 1 2 3 जो दीजिएगा आपको मेरिट के अनुसार 1 2 3 मिलेगा। यदि तीनों नहीं मिलता है तो आपको जिले के अल्फ़ाबेट के अनुसार आपको जिला आवंटित किया जाएगा, यानी मेरिट कम चॉइस, यानी चॉइस आपसे मांगा जाएगा लेकिन उस चॉइस को मिलने के लायक मेरिट आपके पास होना चाहिए। यानी उसी जिले में अगर अधिक लोग चॉइस देते हैं तो जिनका मेरिट हाई होगा उनको वह जिला आवंटित किया जाएगा। अन्य निर्देश की बात करें तो कोई भी परीक्षार्थी जो है इस परीक्षा में 3 बार ही भाग ले सकेगा, यानी आपको 3 मौका मिलेगा इसमें। यदि 3 बार में आप नहीं शिक्षक बनते हैं तो आप इसके अलावे कभी भी फॉर्म शिक्षक का नहीं भरिएगा। 3 बार में आपको शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। पत्र एवं विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आरक्षण की बात करें तो आरक्षण के लिए आपको, यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी बिहार का निवास प्रमाण पत्र देना होगा। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो क्रीमी लेयर देना होगा और वह करेंट का देना होगा। और साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और किसी कैटेगरी के लिए आप दावा कर रही हैं आरक्षण का, तो आपके पति के नाम से न होकर के आपके पिता के नाम से आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अस्थायी प्रमाण पत्र भी आपके पिता के नाम से ही निर्गत होना चाहिए, न कि आपके पति के नाम से। पति के नाम से निर्गत होगा तो वह मान्य नहीं होगा, आपका दावा स्वीकार नहीं होगा। आरक्षण कोटि की बात करें तो अनारक्षित का कोड 1 होगा, अनुसूचित जाति का कोड 2 होगा, अनुसूचित जनजाति का कोड 3 होगा, अति पिछड़ा वर्ग का 4 होगा, पिछड़ा वर्ग का 5 होगा, पिछड़ा वर्ग की महिला का 6 कोड होगा, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS है उसका कोटि कोड 7 होगा। यह सब आरक्षण से संबंधित इसमें निर्देश बताए गए हैं। यानी आप जिस भी कैटेगरी के लिए आरक्षण का दावा करते हैं उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना है, और सारा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक और आरक्षण के दावा और TET इत्यादि के प्रमाण पत्र का आपको फॉर्म भरने में ही अपलोड करना है उसका PDF फाइल इत्यादि जब 15 जून से फॉर्म भराएगा तब आपको तैयार करना होगा। यदि आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको लगभग 15-16 दिन का समय दिया गया है, आप इस बीच में उसको तैयार कर लें। EWS जो मान्य होगा वह 22-23 के आधार पर, जो करंट में आपको EWS बना होगा वह जिस दिन बनता है उससे 1 वर्ष तक वैलिड रहता है, और 22-23 के आधार पर बना हुआ होगा तब आपका दावा मान्य होगा, और 10% जो सीट मिला है उस पर आप दावा कर सकते हैं। वैसे ही आपको किसी भी आरक्षण कैटेगरी के लिए आप दावा करते हैं तो उसका साक्ष्य आपको देना होगा। आप वर्तमान विज्ञापन में जो एंट्री करेंगे वहीं आपको दे होगा। इसके बाद यदि आप किसी भी प्रकार के आरक्षण का दावा करेंगे तो वह मान्य नहीं होता है, जैसा कि सभी परीक्षाओं में होता है। और आपको जब आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा। साथ ही साथ आप जिस कैटेगरी का भरे हैं उसकी शैक्षणिक योग्यता यानी 1 to 5 का होगा, तो आपको मैट्रिक इंटर और आपके DLED का 9 to 10 का होगा, तो मैट्रिक इंटर BA B.Ed और आपके TET इत्यादि का वैसे ही जो है 10+2 का होगा। तो आपके मैट्रिक इंटर BA और पोस्ट ग्रेजुएशन B.Ed और STET इत्यादि का प्रमाण पत्र का जांच किया जाएगा। उसके बाद बिहार राज्य के आप अस्थायी निवासी हैं, इसका निवास संबंधी प्रमाण पत्र, यदि पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो क्रीमी लेयर आपको यदि दावा करते हैं तो आपको वह
वहाँ दिखाना होगा। अनुसूचित जाति से हैं तो आपको उसका दावा कर रहे हैं तो वह वेरीफाई किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका वेरीफाई किया जाएगा। दिव्यांग कैटेगरी पर भर रहे हैं उसका भी ये आपको देना होगा। यानी आप भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार या केंद्र सरकार के अधीन, यदि आप राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन का प्रमाण पत्र, यानी सभी प्रकार के प्रमाण पत्र जो आप विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भरने में जानकारी दे रहे हैं वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना होगा। और फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड देना होगा। हाल का खींचा हुआ 2 फोटो आपको उस समय देना होगा। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति देनी होगी। और जो एडमिट कार्ड निकलेगा बीपीएससी से उसको भी आपको देना होगा। प्रमाण पत्र का जांच आपको किया जाएगा। इसमें आपके दिए गए प्रमाण पत्रों को सत्य मान करके आपकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन आपके जांच के बाद ही आपकी जो है परीक्षा वैध मानी जाएगी। शुल्क की बात करें तो परीक्षा फ़ी प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए, प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये का मांग किया गया है। लेकिन यदि आप आधार संख्या इसमें एंट्री करते हैं, आपके पास आधार उपलब्ध है, तो यह 200 नहीं लगेगा। बाकी सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला यानी किसी भी कैटेगरी की महिला हैं तो 200 रुपया लगेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी का 200 रुपया लगेगा और बाकी अन्य सभी अभ्यर्थियों को 750 रुपये लगेगा। जो बैंक चार्ज लगता है सो अलग से स्वतः उसमें कट ही जाएगा। यदि आप आरक्षण कैटेगरी पर फॉर्म भरते हैं तो आपके पास उसका साक्ष्य होना चाहिए, तभी आप उस कैटेगरी का फ़ी भरें। अन्यथा आप फ़ी कम भर लेते हैं और आपके पास वह साक्ष्य नहीं पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जो फॉर्म भरने का डेट है वह है 15 जून से लेकर के 12 जुलाई तक, यानी 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करना है। जब 15 जून से फॉर्म भराने लगेगा तो उसके लिए भी एक विस्तृत गाइडलाइन आएगा कि फॉर्म कैसे भरना है। जितना कॉलम रहेगा सभी कॉलम को भरने का निर्देश आएगा, उसका भी वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। और साथ ही साथ 1 to 5, 9 to 10 और 10+2 के शिक्षकों की तैयारी के वीडियो मेरे द्वारा आ रहे हैं। और पूर्व में बीपीएससी द्वारा लिए गए परीक्षा का प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न पत्र मैं लेकर के आ रहा हूं। और साथ ही साथ जो भी 7वें चरण की बहाली का अपडेट आ रहा है जो बीपीएससी से होना है, सबका वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं। तो यदि चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियो इस शिक्षक बहाली से संबंधित आए आपके सहायतार्थ वह आप तक पहुंच पाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ। क्योंकि पूरी कोशिश है कि आपको कम समय में अच्छी तैयारी कराई जाए और एक एक छोटे बड़े अपडेट से आपको अपडेट किया जाए। इसलिए चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाए। साथ ही साथ यदि मेरे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही है उससे नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, या सर्च करके DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएं। वहां पर इस परीक्षा से संबंधित क्विज, प्रश्न इत्यादि शुरू हो चुके हैं और ज़रूरी जो भी PDF इत्यादि होते हैं, वीडियो लिंक होते हैं, वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। तो DS मिश्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप निश्चित रूप से जुड़ जाएं। जो आप फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को जो है आपको उसके हार्ड कॉपी को भेजना नहीं है, उस हार्ड कॉपी को आपको सुरक्षित अपने पास रख लेना है, ताकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय आपसे मांगा जाएगा तो आपको देना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने का विस्तृत दिशा निर्देश जो है, जब ऑनलाइन फॉर्म भरना 15 जून से शुरू होगा उससे पहले वेबसाइट पर आ जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त सही निर्देशों का भली भांति आप अध्ययन कर लेंगे और मैं भी वीडियो लेकर के आके कुछ स्पष्ट करूंगा ताकि आपको सहायता मिल जाए। रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन की विवरणी भरने के बाद एडिट का भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन पेमेंट कर लेने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते। इसलिए पेमेंट से पहले आप चेक कर लें कि सारी सूचनाएं आपके द्वारा जो दी गई है वह सही दी गई है कि नहीं। और वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के चलते वे अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हो, यानी कोई ऐसा आपसे मिस्टेक हो गया हो जिसके चलते आपका फॉर्म रद्द हो सकता है या एडमिट कार्ड नहीं आ सकता है, अगर आपके मन में ऐसा संशय है तो आपका एक बार फ़ी भले बर्बाद होगा क्योंकि फ़ी वापसी नहीं होगी, लेकिन आपको यह ऑप्शन दिया जा रहा है कि उस पहले से भरे गए फॉर्म को आप कैंसिल कर करके फिर से
आप उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन करके और नए सिरे से फिर से आवेदन भरेंगे। पुराना फ़ी मान्य नहीं होगा, फ़ी आपको दोबारा भुगतान करना होगा। लेकिन आप एक बार अगर वैसा गलती कर देते हैं जिसके चलते आपको लगता है कि मैं परीक्षा से वंचित न हो जाऊं, तो आप पुनः फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन में जो आप सूचना भरेंगे उसका जो है मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र से मिलान करने क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसलिए आप अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखेंगे ताकि आगे जब भी आपको ज़रूरत हो, एडमिट कार्ड निकालना हो, रिजल्ट देखना हो या आपके भरे गए फॉर्म को प्रिंट आउट करना हो, सबके लिए यह ज़रूरी होगा। इसलिए ईमेल आईडी जो चालू हो वह देंगे, मोबाइल नंबर जो आगे भी चालू रहने वाला है उसको देंगे और यूजर आईडी और पासवर्ड जो बीपीएससी के द्वारा आपको दिया जाएगा, इन सभी चीज़ों को निश्चित रूप से आप सुरक्षित रखेंगे ताकि आगे आप उसका उपयोग कर सकें। आप जो प्रिंट आउट करेंगे उस पर आप यह चीज़ देखेंगे कि प्रत्येक पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित होना चाहिए, तब भी आपका फॉर्म माना जाता है कि स्वीकृत हो चुका है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रकार के प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रख लेंगे। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है वह है कि अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से अपने भरे हुए फॉर्म को प्रिंट आउट कर करके रख लेंगे। और आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं की जाती है। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं कि यह जो है बाद में पुनः चेक किया जाता है। साथ ही साथ आपको शैक्षणिक और ट्रेनिंग की योग्यता तथा शिक्षक पात्रता एवं दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। यानी जो फॉर्म में भरेंगे और जो सबमिट कर रहे हैं या साथ में जो अटैच करेंगे उसी को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाना होगा। और इस विज्ञापन में संबंधित सभी सूचनाएं आयोग के वेबसाइट जो है bpsc.bihar.nic.in पर जो है प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अलग से मुद्रित, टंकी, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी ऑफलाइन नहीं आपको आवेदन करना है, सिर्फ ऑनलाइन करना है। तो और जो विस्तृत दिशा निर्देश आएंगे वह मैं समय समय पर लेकर के आऊँगा। और 15 जून तक चाहे वह रिक्ति का क्लियरिफिकेशन हो, योग्यता का क्लियरिफिकेशन हो या फी इत्यादि का हो या फॉर्म भरने में जो छोटा बड़ा जो भी सावधानी आपको करना है, सबसे संबंधित इंडिविजुअल वीडियो मैं लेकर के आऊँगा जिससे फॉर्म भरने में आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं हो। साथ ही साथ आप फॉर्म भर रहे हैं तो परीक्षा संभवतः अगस्त तक जो है होनी है, जिसका डेट भी आ गया है कि 19 अगस्त, 20 अगस्त और 26-27 अगस्त को जो है आपको परीक्षा का डेट दिया गया है। तो यदि आप इसमें फॉर्म भरने वाले हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने यूट्यूब चैनल इस DS मिश्रा ऑफिशियल से निश्चित रूप से जुड़ जाएं ताकि शिक्षा विभाग, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट खबर का अपडेट आपको मिल सके। और साथ ही साथ बिहार विद्यालय अध्यापक भर्ती 2023 से संबंधित हर प्रकार के वीडियो एवं तैयारी से संबंधित वीडियो आपको मिल पाए। कम समय में अच्छी तैयारी करने की मेरी पूरी कोशिश है। तो आप फॉर्म भरें और साथ ही साथ आप तैयारी अपनी शुरू कर दें क्योंकि समय अधिक नहीं मिलने वाला है। विज्ञापन में देरी की जो बात हो रही थी तो विज्ञापन में देरी नहीं हुआ, विज्ञापन आ चुका है। संभवतः परीक्षा भी समय से ले ली जाए। आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा। और नियोजित शिक्षकों के लिए खास करके है कि इसमें कुछ अलग से आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। फिर भी यदि आप परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको भी तैयारी करती रहनी होगी। विरोध एक तरफ हो रहा है लेकिन अभी तक सरकार
के पास इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी भी जारी रखें, आगे जो होगा समय के साथ उसको देखा जाएगा। आप फॉर्म भरें और विज्ञापन आ चुका है, 15 जून से फॉर्म भरें। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को हमारे चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल कोर्स से अग्रिम शुभकामनाएं। आप जो है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो और परीक्षा अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो, ऐसी शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।